इस वक्त बरेली से बड़ी खबर मिल रही है। एमपी एमएलए कोर्ट का राहुल गांधी को आदेश आया है। 7 जनवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है एमपी एमएलए कोर्ट ने। हिंदूवादी नेता पंकज पाठक ने यह याचिका दायर की थी जिस पर यह फैसला सुनाया गया। लोकसभा चुनाव में राहुल ने आर्थिक सर्वेक्षण की बात कही थी। बयान से आहत हुए थे हिंदूवादी नेता पंकज पाठक और उन्होंने इसको लेकर कोर्ट में याचिका डाली थी जिस पर अब एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 जनवरी को राहुल गांधी को पेश होने का आदेश दिया है। जो बयान था राहुल गांधी का लोकसभा चुनाव के दौरान, उससे आहत होना बताया गया है इस याचिका में। एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को आदेश जारी किया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बरेली से, 7 जनवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश है राहुल गांधी के लिए। और ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है हिंदूवादी नेता पंकज पाठक की एक याचिका से, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। लोकसभा चुनाव में राहुल ने आर्थिक सर्वेक्षण की बात कही थी जिसके बाद ये याचिका दायर की गई। बयान से आहत हुए थे हिंदूवादी नेता पंकज पाठक, जिसके बाद याचिका दाखिल की गई थी। अब 7 जनवरी को राहुल गांधी को एमपी एमएलए कोर्ट ने पेश होने का आदेश दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हिंदूवादी नेता की याचिका पर एमपी एमएलए कोर्ट ने कहा कि 7 जनवरी को राहुल गांधी कोर्ट में पेश हो। आगे बढ़ेंगे, कुशीनगर से बड़ी खबर मिल रही है। शैक्षणिक टूर पर जो बस निकली थी वो पलट गई। हादसे में 11 छात्र छात्राएं घायल हुई हैं। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। एक छात्रा का पैर भी टूटा है। जिला अस्पताल जिसे रेफर किया गया है। डीएम ने सीएचसी फाजिल नगर पहुंचकर बच्चों का हालचाल जाना है। तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र में स्थित चौहान पट्टी गांव का ये पूरा मामला है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई स्टूडेंट्स इसमें घायल हुए हैं जिनका इलाज जारी है। हुई है, कितने बच्चे घायल हैं? जी, इसमें कुल 11 बच्चे घायल हैं जो माइनर रूप से घायल हैं और एक बच्चे को गंभीर दाहिने पैर में चोट है जिसको जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। क्या व्यवस्थाएं की गई हैं इन बच्चों के लिए? इन बच्चों को तुरंत जैसे जानकारी हुआ सारे डॉक्टर्स को बुला के एक्टिव हो गए सारे डॉक्टर्स और सबका मरहम पट्टी किया गया, दवा किया गया। इनको जो भी बच्चे हैं इनको चाय पानी की भी व्यवस्था की गई है और प्रॉपर इलाज किया जा रहा है डॉक्टर के प्रेजेंस। ये बिहार के जनपद सीवान से एक कोचिंग के ये बच्चे थे जो शैक्षिक भ्रमण पर कुशीनगर आ रहे थे और लगभग 11:30 पौने 12 बजे के आसपास फाजिल नगर के पास इनके बस का एक्सीडेंट हुआ था। अब बस में कुल 43 व्यक्ति सवार थे और इस एक्सीडेंट में लगभग 10-15 बच्चों को हल्की फुल्की चोट है। एक बच्ची है, उसके पैर में फ्रैक्चर है। कोई भी खतरे में नहीं है। सब लोगों को यहाँ सीएचसी फाजिल नगर में प्राथमिक उपचार दिया गया है और सबकी हालत संतोषजनक है। कोई दिक्कत इनको नहीं बताई जा रही। हम लोग आ रहे थे सिवान जिले से, जहाँ हम लोग जाना था। यहाँ पर क्या नाम है? कुशीनगर जा रहे थे। फाजिल नगर पर आए थे लोग, आगे आ रहे थे तो एक बस ओवर की उसके बाद आगे हमारे बस के आगे, और उसका पूरा बस पार भी नहीं होता, लोग आगे गए। बस हमारा बस काटा, उसमें लड़कर खाई में गिर गया। कितने बच्चे सवार थे? 43 हम लोग सब थे। किसी को गंभीर चोट आई? नहीं, गंभीर किसी को चोट नहीं है, फिर भी आई है 2 लड़के को। एक को पैर पे सोच आया। तो किस कॉलेज से हैं आप? मैं स्टडी पॉइंट कोचिंग संस्थान है, कॉलेज? ये कोचिंग संस्था है। क्या पढ़ाती है? किस चीज की कोचिंग? अधिक जानकारी के साथ शैलेंद्र गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, संवाददाता हमारे। शैलेंद्र, जिस तरीके से बस पलटी है तो बताएगा कि इसके पीछे वजह क्या रही और जो घायल छात्र छात्राएं हैं उनकी क्या स्थिति बता रहे हैं डॉक्टर? जी बिल्कुल बता देंगे। बताना चाहेंगे कि ये वजह तो ओवरटेकिंग का लेके है। जब बस जो सिवान से एक कोचिंग सेंटर है, कोचिंग सेंटर के बच्चे जो है भ्रमण के लिए आ रहे थे। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर है, वो कुशीनगर घूमने के लिए आ रहे थे, टूर पे आ रही थी। तो बस जिस वेग से आ रहा था तो वो बस जो है ओवरटेक किया। मैंने ओवरटेक करके सोचा कि हम आगे निकल जाएं, तो अचानक जो है एक सामने ट्रक आ गई, जिसको बचाते बचाते जो है वो पलट गई। पलटने की वजह से बस में 40 बच्चे और 3 जो है अन्य शिक्षक थे जो घायल हो गए। उसमें से 11 बच्चों को गंभीर चोटें आई, जिसमें एक बच्ची का पैर टूट गया। उसको जो जिला अस्पताल डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। अभी तक सभी बच्चे सकुशल हैं, ठीक हैं
और ये बहुत बड़ा हादसा जो है ये टल गया। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत बड़ा हादसा था, लेकिन अब जल्द बच्चे स्वस्थ होंगे और डॉक्टर का लगातार इलाज जारी है। शुक्रिया शैलेंद्र आपका जानकारी के लिए। चलिए अब खबरों में विस्तार से आगे बढ़ते हैं। कानपुर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गुमटी गुरुद्वारा पहुंचकर मत्था टेका। इस दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि पीएम मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसी के उपलक्ष्य में क्षेत्र में 22 दिसंबर से 26 दिसंबर तक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। वहीं अखिलेश यादव के आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान को समर्थन दिए जाने पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव समेत अन्य लोग राजनीति चमकाने के लिए समय समय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हर समय निशाने पर लेते हैं। आज उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अच्छा लग रहा है तो अखिलेश यादव जी संघ की शाखा में जाना शुरू कर दें। इसके अलावा संसद में हुए हंगामे को लेकर राहुल गांधी पर तंज कसते हुए डिप्टी सीएम ने कहा, राहुल गांधी को घमंड है, उनको विरासत में सियासत मिली है। आज से जो शहीदी सप्ताह की शुरुआत हुई है, मुझे भी आज यहाँ माथा टेकने का सौभाग्य मिला है। मैं इस अवसर पर गुरु चरणों में नमन करता हूँ और जो संघर्ष गुरु गोविंद सिंह जी और उनके पुत्रों ने किया है, 7 वर्ष और 9 वर्ष की आयु कोई आयु नहीं होती है, लेकिन राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए उन्होंने दीवारों में चुनना जाना स्वीकार किया, लेकिन शीश झुकाना स्वीकार नहीं किया, धर्म परिवर्तन करना स्वीकार नहीं किया। आज हमें प्रेरणा भी मिलती है और किसी भी चुनौती का सामना करने का साहस भी जागृत होता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर अपने समर्थकों के साथ लखनऊ पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने हजरतगंज स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, जिसके विरोध में सभी ने हजरतगंज में धरना प्रदर्शन किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा दलितों का साथ दिया। डॉक्टर अंबेडकर से जो कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था देश की आज़ादी के बाद का, वो नहीं पूरा किया। 2 बार वो चुनाव लड़े, 1952, 1956 में। कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त विरोध किया डॉक्टर अंबेडकर को अपमानित करने के लिए। उन्हीं के सेक्रेटरी को उनके खिलाफ एक बार लड़ाया और लड़ा करके डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव हरा करके अपमानित किया। बहुत मुश्किल में महात्मा गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को मनाया कि डॉक्टर अंबेडकर को कानून का ज्ञान सबसे ज्यादा है, इसलिए उनको कानून मंत्री बनाइए। तब उनको कानून मंत्री बनाने पर राजी किया, बड़ी मुश्किल में कानून मंत्री बनाया। कानून मंत्री रहते हुए भी डॉक्टर अंबेडकर का अपमान पंडित जवाहरलाल नेहरू करते रहे, कांग्रेस करती रही। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देने का काम किया। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राशिद आरिफ फोनलाइन पर हमारे साथ हैं। राशिद, जिस तरीके से गृह मंत्री के बयान के बाद विपक्ष लगातार हमलावर है, वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दलितों का अपमान करने वाले विपक्षी हैं। ऐसे में सियासत किस तरीके से आगे बढ़ती जा रही है इस बयानबाजी को लेकर? देखिए रवि, आपको बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो संसद में बयान दिया था बाबा भीमराव अंबेडकर को लेके, जिसके बाद में उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में आकार मचा हुआ है। बयान को लेके विरोध प्रदर्शन लगातार विपक्षी पार्टियां कर रही। वहीं इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री हैं कौशल किशोर, लखनऊ के पूर्व सांसद भी है। उन्होंने गांधी अंबेडकर की प्रतिमा पे आज जो है विरोध प्रदर्शन करके कहा कि अमित शाह ने जो बयान दिया था वो कहीं ना कहीं बयान को जो है तोड़ मरोड़ कर एडिट करके पेश किया जा रहा है, और हम ज्ञापन देंगे जिलाधिकारी को, जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन जो है वो जाएगा, और कहीं ना कहीं विपक्षियों के जो है कार्रवाई की मांग की बात की है। देखिए अमित शाह ने जो संसद में बयान दिया था तो कहीं ना कहीं
बाबा भीमराव अंबेडकर की बातों को लेके विपक्ष लगातार जिस तरह से पीडीए की बात करता है या पिछड़ा दलित की बात करता है, और बाबा भीमराव अंबेडकर की संविधान को लेके जो उन्होंने रचना की थी उसकी बात कर रहा था, तो उसी पे अमित शाह एक बयान दे रहे थे। विपक्ष ने उस बयान को जो है वो कहीं ना कहीं बताया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया गया, जिससे दलित समाज जो है, पिछड़ा समाज जो पूरी तरह से आहत हुआ है। उसी को लेकर लगातार जो है प्रदर्शन जारी है। उत्तर प्रदेश में लगातार सियासत देखने को मिल रही है कि बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर विपक्ष सरकार को पूरी तरह से घेरने का काम कर रहा है। देखिए, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा भी कल प्रदर्शन करेगी। कहीं ना कहीं लगातार जो है अमित शाह से का इस्तीफा मांगा जा रहा है, कहीं ना कहीं माफी मांगने की बात चल जा रही है। तो ये देखने को मिल भी रहा है कि उत्तर प्रदेश के आने वाले दिनों में भी ये मामला गरमाया रहेगा। जी रवि, वाकई में बिल्कुल ठीक है राशिद, आपने एक बड़ी खबर लखनऊ से और मिल रही है, आप बने रहिएगा, उस पर भी आपसे विस्तार से जानकारी लेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर ये है कि बिजली निजीकरण के खिलाफ आक्रोश बढ़ गया है। हजारों कर्मचारी लखनऊ में इकट्ठा हो गए। लखनऊ में आयोजित हुई है बिजली पंचायत, बटेंगे तो बिकेंगे का पंचायत में नारा दिया गया है। पंचायत में कहा गया बटेंगे तो बिकेंगे। हाथों में तख्तियां लेकर हजारों कर्मचारी, किसान और उपभोक्ताओं का भी समर्थन मिल रहा है। तो आपको बता दें कि नाराज कर्मचारियों ने ऊर्जा मंत्री का इस्तीफा मांग लिया। जनवरी से शुरू होगा पूरे प्रदेश में बिजली रथ। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। निजीकरण का ये विरोध है। बटेंगे तो बिकेंगे की तख्तियां लेकर कर्मचारी अब आंदोलन के लिए लामबंद हो गए। नाराज कर्मचारियों ने ऊर्जा मंत्री का इस्तीफा मांगा है। आपको बता दें कि जनवरी से पूरे प्रदेश में बिजली रथ शुरू करेंगे, ये भी आह्वान किया है। तो बिजली निजीकरण के खिलाफ ये आक्रोश है। हमारे संवाददाता राशिद आरिफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राशिद, ये जो आक्रोश है और ये जो संख्या है, ये बताती है कि आक्रोश अभी थमने वाला नहीं है। ऐसे में क्या कुछ लगता है इस भीड़ को देखकर? नहीं, देखिए रवि, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के द्वारा इससे पहले भी पूर्व में भी प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद सरकार ने जो है कहीं ना कहीं उन लोगों को मनाने का काम किया था। लेकिन अब जो है बिजली निजीकरण की जो बात सामने आई थी कि 50% जो बिजली जो है वो कहीं ना कहीं निजीकरण हो जाएगा और प्राइवेट हाथों में चला जाएगा, जिसके बाद में बिजली विभाग के तमाम कर्मचारी और अधिकारी जो है वो प्रदर्शन में जुट गए। हालांकि ये देखा जा रहा है कि आज लखनऊ में बिजली कर्मचारियों ने पंचायत लगाई थी, जिसमें हजारों कर्मचारी वहां पे पहुंचे, लेकिन तमाम ऐसे कर्मचारी हैं जो अभी भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो प्रदर्शन नहीं कर रहे। वही पंचायत में ये नारा भी दिया गया, एक है तो सेफ है और बटेंगे तो बिकेंगे। कहीं ना कहीं सरकार के साथ में जो लोग समन्वय बना के काम कर रहे हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है कि कर्मचारी जो अभी सरकार की योजनाओं में काम कर रहे हैं, निजीकरण होने के बाद में कहीं ना कहीं सबसे पहले उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, ये मामला तूल पकड़ते जा रहा है और जनवरी के महीने से ये मामला जो और तूल पकड़ेगा, क्योंकि जब जनवरी से पूरे प्रदेश में बिजली रथ निकलेगा, कहीं ना कहीं और अधिकारी कर्मचारी के साथ में जुड़ेंगे। कहीं ना कहीं किसानों का भी समर्थन मिल रहा है। तमाम ऐसी प्राइवेट संस्था है या सरकारी संस्था है, उनका भी साथ मिल रहा है। तो बिजली देखिए, उत्तर प्रदेश में बड़ा विभाग अगर बात की जाए तो 1,18,000 करोड़ के घाटे में भी बिजली चल रही है, जिसको लेकर लगातार जो है सरकार मुहिम भी चलाती है। लेकिन अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बिजली निजीकरण को लेके जो बात चल रही है, अगर निजीकरण होता है तो कर्मचारियों का ये मानना है कि कहीं ना कहीं उनकी नौकरी खतरे में पड़ेगी। तो चीजों को लेके प्रदर्शन हो रहा है और ऊर्जा मंत्री जो AK शर्मा है, अरविंद कुमार शर्मा, उनका इस्तीफा भी कर्मचारी मांग रहे थे। कि उत्तर प्रदेश में जो बिजली विभाग है, बिजली विभाग का भी मुद्दा इस वक्त बड़ा गरमाया हुआ और आने वाले समय में अगर सरकार ने इसका निष्कर्ष नहीं निकाला तो जनवरी में बड़ा आंदोलन आपको देखने को मिलेगा। जी रवि, बिल्कुल राशिद, आपने ठीक कहा। ये नौकरी का खतरा है, नौकरी की चिंता है। क्या निर्णय होगा देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी के लिए। कानपुर में भी अब फुली ऑटोमेटिक रोबोट से जीरो एरर घुटना प्रत्यारोपण संभव हो गया है। बता दें कि काकादेव स्थित ग्लोबस हॉस्पिटल में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने रोबोटिक नी प्लेसमेंट यूनिट का उद्घाटन कर दिया। साथ ही इस महत्वपूर्ण काम के लिए वरिष्ठ नी रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर RK सिंह की सराहना की। वहीं वरिष्ठ नी रिप्लेसमेंट सर्जन ने इस सफलता का पूरा श्रेय हॉस्पिटल की चेयरपर्सन को दिया है।
ग्लोबस हॉस्पिटल कानपुर में आज ऑटोमेटिक रोबोटिक मशीन का उद्घाटन श्री महाना जी के द्वारा किया गया। इस मशीन की खास बात ये है कि ये डेडिकेटेड है नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज के लिए और ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। इसका प्रेसिजन 0.1 मिलीमीटर तक है और इसमें सर्जन ऑपरेशन से पहले सारे स्टेप्स को कंप्यूटर्स द्वारा कमांड भेज देता है रोबोटिक मशीन को और ड्यूरिंग ऑपरेशन मशीन पूरा का पूरा प्रोसीजर ऑटोमेटिकली खुद करती है। सर्जन सिर्फ उसको चेक करने के लिए खड़ा रहता है। ऐसी मशीन अभी तक इस एरिया में कहीं नहीं है। इससे पहले जितनी भी मशीनें थीं और कहीं भी लगी हैं या मेरे पास भी थी, वो सब सेमी ऑटोमेटिक हैं या सिर्फ नेविगेशन गाइडेड वाली हैं। ये पहली मशीन है जो फुल्ली ऑटोमेटिक है और ऑपरेशन के सारे स्टेप्स को। नोएडा के सेक्टर 65 में स्थित एक निजी कंपनी में भीषण आग लग गई। वहीं आग लगने की सूचना मिलते ही पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन कंपनी में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया, जिससे कंपनी के मालिक को करोड़ों का नुकसान हो गया है। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी। लगभग 8 बजे फायर सर्विस यूनिट को सूचना मिली कि सेक्टर 65A ब्लॉक में सिरमा SGS कंपनी के बेसमेंट में आग लगी है। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने यहाँ शुरुआत में 3 गाड़ियां भेजी थी। यहाँ आके देखा गया कि आग काफी बढ़ चुकी है। लगभग 17 गाड़ियों की मदद से हमने आग पे काबू पाया गया है। क्योंकि कल सैटरडे था और आज संडे था, इसकी वजह से कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय कार्यरत नहीं थे। इसकी वजह से कोई भी हमें सूचना जो है फंसने की सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। इसमें कोई भी जनहानि नहीं है। लगभग 100 कर्मचारियों ने मिलकर आग पे काबू पाया। आज सुबह सूचना आई कि सेक्टर 65 में A ब्लॉक में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी के बेसमेंट में जहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान रखे गए थे, वहाँ पर आग लगने की सूचना आई। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और अभी फायर डिपार्टमेंट की करीब 15 गाड़ियाँ मौके पर हैं और करीब 75 फायर कर्मी मौजूद हैं और लगातार आग बुझाने का प्रयास जारी है। जल्द ही आग बुझाई जाएगी। कोई भी तरह की जनहानि नहीं होगी। लगभग कितनी गाड़ियाँ मौके पर हैं, कितने कर्मचारी? लगभग 15 गाड़ियाँ मौके पर और लगभग 75 फायर कर्मी इस समय मौके पर मौजूद। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर बाइक राइड के नाम पर हुड़दंग मचाने वाले बाइकर्स पर एसीपी पवन कुमार ने बड़ी कार्रवाई की है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 40 से ज्यादा बाइक का चालान और सीज की गई हैं। बता दें कि सुबह के समय सूचना मिलने पर एसीपी पवन कुमार पुलिस टीम के साथ ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट पर पहुंचकर कार्रवाई में जुट गए थे। साथ ही पुलिस की कार्रवाई से बाइकर्स में हड़कंप मच गया। आज प्रातःकाल सूचना मिली थी कि नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे हरी चौक के आसपास तथा यमुना एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से आने वाले बाइकर्स गैंग जो कि तेज़ रफ्तार से गाड़ियां चलाते हैं, नियमों का उल्लंघन करते हुए डेंजरस ड्राइविंग करते हैं तथा लोगों की जान जोखिम में डालते हैं। इनकी चेकिंग के लिए एसीपी प्रथम ग्रेटर नोएडा पवन कुमार के नेतृत्व में टीम निकाली गई थी, जिसके द्वारा ऐसे लगभग 40 लोगों को रोका गया और उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में विधिक कार्रवाई की जा रही है, जो कि खतरनाक ढंग से ड्राइविंग कर रहे थे, दूसरों की जान जोखिम में डाल रहे थे और इस प्रकार की कार्रवाई अनवरत चलती रहेगी। बरेली में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने जोगिनवादा क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी फायरिंग करने के मामले में काफी समय से वांछित चल रहा था। वहीं पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिनांक 8 दिसंबर 2024 को जोगिनवादा क्षेत्र थाना बरादरी जनपद बरेली में एक मारपीट व फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें 5 लोग घायल हुए थे। इस घटना के उपरांत मुकदमा संख्या 1229/24 लिखा गया, जिसमें धाराएं 191(2), 3, 190, 115(2), 352 व 109 अंतर्गत BNS यह मुकदमा पंजीकृत किया गया। इस मुकदमे में मुख्य आरोपियों में से एक लालू पटेल उर्फ शिवराज को आज दिनांक 22 दिसंबर 2024 को मुठभेड़ उपरांत गिरफ्तार किया गया है। इसके बाएं पैर में गोली लगी है। इसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल भेजा गया है इलाज के लिए
और अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए इसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। लालू पटेल के विरुद्ध 12 मुकदमे पूर्व में पंजीकृत किए गए हैं। इसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। मिर्जापुर पुलिस ने 1.5 लाख की शराब के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 3 ट्रॉली बैग और 4 पिट्ठू बैग में छुपाकर रखे गए 645 टेट्रा पैक अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। पकड़े गए अभियुक्त जहां से शराब खरीदकर बिहार में बिक्री के लिए ले जाते थे। इस संबंध में एसपी सिटी ने कहा कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में लगातार अवैध मादक पदार्थ के कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई जारी है। हमारे एसपी सर अभिनंदन सर द्वारा एक स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही थी, जिसके तहत थानाध्यक्ष कोतवाली कटरा, एसओजी प्रभारी और चौकी इंचार्ज बड़ौदा कछार एवं डंकिनगंज, इन लोगों की ज्वाइंट टीम द्वारा आज रात में करीब 1 बजे ये 2 अभियुक्त पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, जिनके पास से 645 टेट्रा पैक जो है ये शराब जो है ये इनसे पकड़ी गई है और ये यहाँ से ले जाके इसका अवैध परिवहन करते थे और ले जाके बिहार में पटना ले जाते थे, वहां ही बेचते थे। 2 अपराधियों में से एक जो अपराधी है ये पूर्व भी इस कृत्य में गिरफ्तार हुआ है। मार्च में ही ये जेल रहा, जेल से आने के बाद फिर इसी अपराध में जेल गया। संभल जिले के जिलाधिकारी ने संभल में हो रही बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि 400 वर्ग मीटर के एरिया में एक 210 वर्ग मीटर की बावड़ी मिली। वहीं स्थानीय लोगों के माने तो बावड़ी उस समय की बनी हुई है जब बिलारी के राजा के नाना जिंदा थे। उन्होंने कहा कि बावड़ी के 2nd और 3rd फ्लोर मार्बल के बने हुए हैं, जिसमें 1 कूप और 4 कमरे हैं। डीएम ने बताया कि बुलडोजर से अभी तक बावड़ी की मिट्टी हटवाई गई है और अब धीरे धीरे खुदाई की कार्रवाई जारी है, जिससे स्ट्रक्चर को नुकसान न हो। 0.040 अर्थात 400 वर्ग मीटर जो एरिया है वो बावली तालाब के रूप में दर्ज है यहाँ पर। और यहाँ बताते हैं कि जो स्थानीय लोग की जो बिलारी के राजा हैं उनके नाना के समय में ये बावली बनी थी और इसका जो 2nd और 3rd जो फ्लोर है वो मार्बल से बना है और ऊपर का जो तल है वो जो आप देख रहे हैं ईंटों से बना हुआ है और इसमें 1 कूप भी है और जो अभी देख रहे थे तो इसमें लगभग 4 कक्ष भी बने हुए हैं और वर्तमान में ये मिट्टी से पूरा ढका जा चुका है। कल जन सुनवाई के अंदर जो समाधान दिवस था शनिवार का, उस दिन भी ये प्रकरण आया और उससे पूर्व में भी हमें संज्ञान में आया। इसीलिए जो नगर पालिका की टीम है उससे जो ऊपर की मिट्टी है वो हटवा रहे हैं और धीरे धीरे मिट्टी निकाल रहे हैं ताकि इसके स्ट्रक्चर को किसी भी प्रकार की कोई हानि